हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे दहन एवं ज्वाला, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दहन के बारे में बताया, दहन के प्रकार के बारे में बताया और दहन के क्या मतलब गुण है, दहन होता क्या है। ठीक है, तो उसका वो जो पार्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें हम देखेंगे ज्वाला। ज्वाला क्या होती है? फ्लेम। तो विभिन्न वस्तुओं के जलने पर उत्पन्न ज्वाला अलग अलग रंग की हो सकती है। यानी जब क्या है, दहन होता है किसी वस्तु का, तो क्या है उसमें किसी किसी वस्तुओं में क्या है, ज्वाला निकलती है। ठीक है। अब वो जो ज्वाला है उसका अपना एक रंग होता है। अलग अलग वस्तुओं में वो रंग अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे कि आप अगर कैंडल के ज्वाला को देखेंगे तो वो येलो कलर की होती है ना। लेकिन अगर आप गैस जो हमारा स्टोव होता है उसमें अगर हम आग जलाते हैं तो आपने देखा होगा वो नीले रंग की ज्वाला होती है। तो ज्वाला का रंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। अगर ज्वाला की संरचना देखी जाए तो उसमें क्या होता है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। अब पहली बात तो ये कि ज्वाला यानी कि जो लाइटनिंग होती है वो किस वजह से होती है। तो जब दहन हो रहा है जिस पदार्थ का, यानी जो दाह पदार्थ है वो क्या होता है, वाष्पित होता है। ठीक है, इवापोरेटेड होता है। तो उसकी वजह से क्या है, ज्वाला का निर्माण होता है, क्योंकि वो क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। वाष्प कैसे ऊपर की तरफ जाती है ना, तो इसलिए आग भी आपको ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है और जो कि ज्वाला के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल, मिट्टी का तेल या मोमबत्ती। जब हम उससे कोई चीज़ जलाते हैं तो ये जो मिट्टी का तेल है वो क्या वाष्प बन के ऊपर जाता है, जो हमें ज्वाला के रूप में दिखता है। या मोमबत्ती में जो मोम है वो वाष्पित होती है तो वो हमें ज्वाला के रूप में दिखती है। कोयला वाष्पित नहीं होता है और ज्वाला नहीं बनती है। इसी तरह अगर हम कोयला को देखेंगे, जब कोयला का दहन होता है तो आपको कोई किसी भी प्रकार की ज्वाला नहीं दिखेगी, बस कोयला आपको जलता हुआ दिखेगा अंगार के रूप में, है ना। तो वहाँ पे क्यों नहीं हमें कोई ज्वाला देखने को मिलती है? क्योंकि कोयला जो है वो वाष्पित नहीं होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोयला जो है उसमें ज्वाला क्यों नहीं दिखती, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोयला वाष्पित नहीं होती, क्योंकि ज्वाला जो है वो क्या है, जो पदार्थ है वो वाष्पित होता है उससे बनती है। ज्वाला के 3 भाग होते हैं। अब देखिए, ज्वाला की संरचना की बात करें तो ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। एक होता है अदीप्त क्षेत्र, डार्क जोन। एक होता है दीप्त क्षेत्र और एक होता है ज्योतिहीन क्षेत्र। डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। अब तीनों में आप कैसे, जो हमारा अदीप्त क्षेत्र होता है उसका ताप सबसे अधिक गर्म होता है। यानी जो ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप जो है वो सबसे अधिक गर्म होता है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि जो ज्वाला के किस भाग का क्षेत्र सबसे अधिक होता है, वो होता है हमारा अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त क्षेत्र क्या नहीं, देखिए जब आप कोई कैंडल जला रहे हो उस पर आप किसी कांच की स्लाइड को या स्पून को ही जस्ट आप ले जाओ उसके पास, तो एक सर्कल सा बन जाता है गोले ब्लैक कलर का, है ना। तो वो क्या होता है, वो उसका अदीप्त क्षेत्र होता है। ठीक है। और उसका ताप क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करता है। अब जो जैसे कि आपने देखा होगा सुनार जो है, अगर आप वहाँ कभी गए होंगे शॉप पे तो आपने देखा होगा कि वो लोग के पास छोटी सी चीज़ होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो सोना या चांदी को पिघलाते हैं। तो वो जो है वो कौन से भाग का इस्तेमाल करते हैं, ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ये तो था ज्वाला के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है ईंधन, फ्यूल। फ्यूल क्या है, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ठीक है, ये पदार्थ ईंधन यानी कि फ्यूल कहलाते हैं। इससे पहले भी हम वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है। ठीक है। तो अच्छा ईंधन किसे कहा जा सकता है, तो अच्छा ईंधन वह होता है जो कि सहज उपलब्ध हो जाता है। सहज उपलब्ध यानी आसानी से आपको मिल जाए, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है, यानी कि आराम से जल जाता है। ठीक है, उसे जलाने के लिए बहुत आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, और यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता, यानी कि ऐसा पदार्थ नहीं छोड़ता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम उसे एक अच्छा ईंधन या फिर आप कह सकते हो एक आदर्श ईंधन
कहते हैं, ठीक है, आइडल फ्यूल कह सकते हैं हम उसे। लेकिन ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे हम एक आदर्श ईंधन मान सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता कि जो पूरी जितने भी क्राइटेरिया हैं उन सब पे फिक्स सही बैठे, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। लेकिन हाँ, कुछ ईंधन है जो कि ठीक है। हमें ऐसा ईंधन उपयोग करना चाहिए जो अधिकांश आवश्यकताएं पूरी कर सके, यानी कि हमें ऐसा ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एक अच्छे ईंधन के जो गुण हैं उनमें से अगर 10 गुण हैं तो कम से कम 7-8 गुण को वो उसके अंदर होने चाहिए। तो ऐसे ही ईंधन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ईंधन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि कमियों से भरा हुआ है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ईंधन की दक्षता, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? ईंधन दक्षता देखिए ये कि जैसे अलग अलग ईंधन हो गए, जैसे हम कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस को भी हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें से दक्ष कौन सा ज़्यादा? दक्ष क्या होता है कि जो हमारे काम को जल्दी कर दे, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी हो, जो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, ठीक है। जैसे कोयले पे को आप जलाओगे और उस पर खाना बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन गैस पे उसकी तुलना में जल्दी खाना बन जाएगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन की जाए तो गैस ज़्यादा अच्छा ईंधन है, उसकी दक्षता कैसी है? ज़्यादा है। तो दक्षता क्या होती है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन, यानी उसके 1 किलोग्राम मात्रा के पूरे जलने पर जो ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे उसका ऊष्मीय मान कहा जाता है, ठीक है। जो हमें ऊष्मा मिली उसके 1 किलो को जलाने पे वो कहलाएगी उसका ऊष्मीय मान, ठीक है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया इसका मात्रक, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो किलो जूल क्या हो गई है? जितनी वो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, और किलोग्राम यानी जितनी उसकी मात्रा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए ईंधन दक्षता क्या होती है, ईंधन दक्षता की यूनिट क्या है, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान। अब यहाँ पे कुछ ईंधन के ऊष्मीय मान दिए गए जिससे आप बता सकते हो कौन सा ईंधन जो है ज़्यादा अच्छा है। जैसे गोबर के जो उपले होते हैं उनकी जो ऊष्मीय मान होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम, वो होता है 6000 से 8000, ठीक है। लकड़ी का 17000 से 22000, तो इस तरह से दिया है। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसका बहुत ज़्यादा 1.5 लाख है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो LPG है जो हम घर में यूज़ करते हैं वो 55,000 है उसका। तो ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि मे बी क्वेश्चन में आ जाए किसी का उसमें मान बताइए। जब बुक में दिया है तो आ भी सकता है, ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि बहुत सारे ईंधन जो है वो जलते हैं तो कुछ उत्पाद उत्पन्न करते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। अब देखिए लकड़ी क्या है? ये भी कार्बन है। कोयला क्या है? ये भी कार्बन है। पेट्रोल जो है इसमें से भी कार्बन जो है इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो जब ये जलते हैं तो ये बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, यानी ऐसे कार्बन कण छोड़ते हैं जो जलते नहीं हैं, ठीक है, जले हुए नहीं होते हैं। और ये सूक्ष्म कण बहुत खतरनाक प्रदूषक हैं जो कि अस्थमा यानी दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जो है वो क्या छोड़ते हैं, ठीक है, जो हानिकारक कार्बन कण छोड़ते हैं। इसके अलावा इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। अगर अपूर्ण दहन यानी पूरी तरह से जले ना तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देते हैं और यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है। इसमें उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर व्यक्ति उस कमरे में सो रहा है, कमरा पूरी तरह से बंद है और वहाँ पे आप कोयला जला रहे हैं तो वह उससे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है जो कि हानिकारक है, इतनी हानिकारक है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती जा रही है। जैसे आप देखते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह चलती है उसमें क्या है, मोस्टली पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है ना। तो इन सब से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है। जैसे जैसे पहले क्यों नहीं थी, पहले पेड़ पौधे भी ज़्यादा थे और गाड़ियाँ भी कम थी, लेकिन अब पेड़ पौधे भी कम हैं और गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल उल्टा है। तो जिस वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अगर आपने देखा कि ईंधन के जलने से सारे जो भी हमें हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान करने वाले तत्व हैं वो सब कार्बन के ही हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कण हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये सब क्या हमारे लिए हानिकारक हैं।
अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारा जो विश्व है वो गर्म हो रहा है, ठीक है, उसका ताप जो है वो बढ़ रहा है। तो पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। इससे हिमनद पिघलने लगते हैं और जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। यानी जो हमारे हिम यानी कि जो पर्वत हैं वो क्या इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि उनकी बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघल के क्या पानी बनेगी, पानी जो कि समुद्रों में आ रहा है, समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से क्या है, बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डीजल और कोयले से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है जो कि हानिकारक होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन और गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन जो है वो नाइट्रोजन और गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, ठीक है, तथा अम्ल बनाते हैं। जो एसिडिक रेन बोलते हैं ना, एसिड रेन हो रही है, ठीक है, अम्लीय वर्षा, वो किस वजह से हो रही है? वो भी क्या है, पेट्रोल के दहन की वजह से ही हो रही है कि उसके दहन से क्या नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हमारा जो जल है, वाटर है, जो H2O है, उससे रिएक्शन करते हैं और फिर एसिड बना लेते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या है, वर्षा जो है वो अम्ल वर्षा कहलाती है जो कि फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता भी है। फिर नेक्स्ट है मोटर वाहन में ईंधन जैसे कि डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है। सीएनजी, अब आप देख रहे हो कि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है लोग अपनी सीएनजी वाली बनाते हैं, उसमें सीएनजी ही भरवाते, पेट्रोल डीजल नहीं लेते। सीएनजी क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी क्यों यूज़ की जा रही है? क्योंकि सीएनजी जो है वो काफ़ी अच्छी गैस है इन कंपैरिजन में डीजल और पेट्रोल के, क्योंकि ये क्या है, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है, बहुत ही कम मात्रा में करती है। दूसरी बात ये क्या है, ये एक स्वच्छ ईंधन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ईंधन क्षमता के बारे में बताया था, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी की, कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। अब ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो सीटेट में आया था आपके। वो देखिए अब क्या है कि हर चीज़ को डीपली समझने की क्या ज़रूरत है। मैंने देखा कि आप लोग मोस्टली वीडियो को शायद भगा भगा के देख लेते हैं कि बस, तो ऐसे आप अगर देखेंगे ना तो आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, फिर आप बाद में बोलोगे हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पेपर में डायरेक्ट उठा के रख दी जाएगी कोई चीज़, हमेशा पेपर में इनडायरेक्ट चीज़ें आती। सीटेट का पेपर ऐसे ही डिफ़िकल्ट नहीं बोला जाता ना, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें घुमा के आती, आपके डीप नॉलेज को देखा जाता है, ठीक है, ऐसे ऊपरी नॉलेज को नहीं देखा जाता आपकी। तो अब आपने अगर चीज़ें अच्छे से समझी होंगी तो आप उसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, पढ़ने के बावजूद नहीं कर पाओगे। आप फिर कहोगे कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया, हमें समझ में नहीं आया। तो जैसे मैंने अभी आपको ईंधन की एफिशिएंसी बताई थी, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, दक्षता के बारे में बताया। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि उसकी डेफिनेशन आ जाएगी या उसका यूनिट क्या है वो आ जाएगी, आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था कि किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर इतने जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान यानी कि ऊष्मीय मान बताइए। तो यहाँ पे मानक मात्रक पूछा है। मानक मात्रक यानी मेन जो यूनिट है उसकी वो क्या है, किलो जूल पर केजी, है ना, वो आपको पहले तो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चीज़ें क्या दी गई है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि ईंधन की मात्रा दी गई है कि 3.7 किलोग्राम को जब हम जलाते हैं, उसका पूर्ण दहन करते हैं, तो हमें इतनी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी, ये जूल में दी है, जबकि मानक मात्रक में क्या होता है, किलो जूल होता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको आंसर निकालना है। अब देखिए ईंधन का कैलोरी मान कह लीजिए या ऊष्मीय मान क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि जितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है उससे हमें और कितने किलोग्राम को, यानी पदार्थ की कितनी मात्रा को जलाने से प्राप्त हुई, उसे हमने रखना है। यानी ताप कह लीजिए आप यहाँ पे, या फिर आप इसे ऊर्जा कह सकते हैं बटे द्रव्यमान, ठीक है। तो कितनी हमें ऊर्जा प्राप्त हुई थी, हमें ऊर्जा प्राप्त हुई 1.665 × 10⁸
और हमारा जो द्रव्यमान था वो कितना था, वो था 3.7 किलोग्राम। तो ये हमने लिख लिया। लेकिन ये चीज़ है हमारी अभी जो हमारी मात्रा है वो किस में है, ये तो है हमारा जूल में और ये तो है हमारा केजी में। हमें इसे क्या करना है, हमें इसे किलो जूल में भी कन्वर्ट करना है। तो हमें किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंटू 10⁻³ हमें 3 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.45। और जो यहाँ पे क्या है 10⁻³ और ये 10⁻5 है, तो आप इसे अगर काटोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इंटू 10⁻, सॉरी ये 8 है, 10⁻5 बचेगा, ठीक है। 3 इसमें से कट जाएंगे। अब इसको अगर हम सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है 45 है, उस पर हम 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद 2 पॉइंट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45,000। अब ये हमने किलो जूल में कर दिया प्रति किलोग्राम, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है, बस आप रट के चले गए हो कि ईंधन का जो दक्षता होती है वो क्या है, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आपको डीपली समझना किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया स्पेशली कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कर लो। बस यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। 1-2 चैप्टर 2-3 चैप्टर और बचे हैं, तो उसे कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बता दूंगी, जिनको आप एंड टाइम पे ज़रूर देख के जाइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।